बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम रमजान में आज है 5वां रोजा और शाम रमजान के सेट से हाँ पक्का आप भूल गए, काउंटिंग भूल गए। जी ठीक। हाँ, क्योंकि जब आप रोजे रखते आपको एक्चुअली काउंटिंग भूल जाती है और आप जब ज्यादा काम करें तो भी आपको दिन भूल जाता है। तो मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूं। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अब जो है वो मौसम वैसे सदफ शाम के टाइम पे खासा बेहतर हो जाता है, लेकिन दोपहर में थोड़ी बहुत गर्मी महसूस होती है और एक अजीब कैफियत है, नजले जुकाम खांसी, हर दूसरा शख्स आपको छींकता हुआ नजर। कराची से लेके खैबर तक यही सूरत हाल है। सूरत हाल यही है कि लोग जो हैं वो ये जो मौसम की ट्रांजिशन है ना, अब ये देखिए मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लिहाज से होती है। कराची वाले तो बेचारे हर जगह का असर ले लेते हैं क्योंकि मिनी पाकिस्तान है और यहाँ पर सर्दी बहुत कम पड़ती है, ठीक है। लेकिन मुल्क के तोलो अर्ज में हो ये रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी जा रही है और फिर गर्म मौसम आ रहा है और इस ट्रांजिशन की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। तो बड़े एहतियात कीजिए जी खाने पीने में। ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर बारिश होगी और ओले गिरेंगे। कराची में ओले पड़ेंगे। इमेजिन करें कि ये महीना अप्रैल का आ रहा है जिसमें चलचलाती धूप होती है और पेशेंट कोई है जी ओले पड़ने की। लेकिन एक चीज ये है कि अल्लाह ताला रहम करे, ये जो यालाबारी हो रही है ना, इस वक्त गंदम की फसलें तैयार खड़ी हैं, ठीक है। और गंदम की तैयार फसलों पर अगर ये ओले पड़ेंगे, यालाबारी होगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम और करम फरमाए, क्योंकि वैसे ही हमें गंदम बड़ी इंपोर्ट करनी पड़ती है और हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। कुछ नहीं है जो इंपोर्ट नहीं कर रहा है। चले जी अब आपके लिए हम टॉप स्टोरीज लेकर आते हैं, वो हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पंजाब और केपी में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा इंतखाबात शफाफ और बेखौफ होने चाहिए, बाहर जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। पीटीआई चेयरमैन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी, इमरान खान का सिक्योरिटी पर अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस ने कहा कि साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी वापस लेकर हुकूमत ने गलत किया। मुफ्त आटे का हुसूल कड़ा इम्तिहान बन गया। लोग जिंदगी की कीमत चुका रहे हैं। लंबी कतार और इंतजार में 2 खवातीन समेत 6 अफराद की जान चली गई, कई जख्मी हो गए। बदनज़मी पर काबू पाना होगा। और माशरती इस्लाह का कोई पहलू हो या समाजी खामियों की निशानदेही, थिएटर उसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। दुनिया भर में आज थिएटर का दिन मनाया जा रहा है। परफॉर्मिंग आर्ट के इस शोबे को भरपूर तवज्जो की जरूरत है। तो जी पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जहां पर सियासी हैपनिंग्स ना हो। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब आप देखते हो कि ब्रेकिंग न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब निकलते हैं पेशी पर तो एक अलग ही उसका मंजर होता है। आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और पेशी के लिए पहुंचे जनाब, और अदालत ने साबिक वजीर आजम की दरखास्त पर FIA और पुलिस से इस्लामाबाद की हद तक मुकदमात की जो तमाम तर तफसीलात हैं उनको तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने मुकदमात की तफसीलात की फरहमी की दरखास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान को, जिसमें जो बड़ा सख्त बयान दिया है राना सनाउल्लाह ने, उसकी कॉपी भी अदालत में पेश की। और साथ ही इमरान खान की 7 ये मुकदमात हैं जिनमें हिफाजती जमानत 6 अप्रैल तक मंजूर करते हुए ने सिक्योरिटी खदशात के हवाले से कहा कि ये जेन्युइन होंगे। इमरान खान पर एक मरतबा हो चुका है। हुकूमत ने साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी वापस लेकर गलत काम किया। अच्छा, फिर उन्होंने सलमान तासीर के वाक़े का भी तस्करा किया जो कि सन 2011 जनवरी में पेश आया था और उन्होंने कहा कि वो भी इस्लामाबाद में हुआ था। अच्छा, फिर तल्ख कलामी भी हुई एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और फवाद चौधरी के दरमियान और एक दूसरे को ये दोनों साहिबान झूठा कहते रहे। अच्छा, एडवोकेट जनरल ने कहा कि खान साहब की जिम्मेदारी है कि वो पुरअमन माहौल यकीनी बनाएं। ये वहाँ गाड़ी से उतरे नहीं और लोगों ने वहाँ गाड़ियाँ जला दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सिक्योरिटी फराहम नहीं करते तो फिर वो क्या करें। जस्ट इमेजिन। तो इमरान खान के वकील ने कहा कि 2 साबिक वज़ीर आज़म कत्ल किए जा चुके हैं। तो ये वाकई एक कंसर्न है सिक्योरिटी के हवाले से कि साबिक वज़ीर आज़म हैं और उनके सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न इस वजह से भी ठीक है क्योंकि उनके ऊपर जब वो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे तो हमला भी हुआ था, जिसकी वजह से अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाए। और उस केस के बारे में वो जो मुल्जिम है अभी तक वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। इमरान खान ने जी गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है और जाहिर है जब वो आ रहे थे तो सहाफ़ियों की जानिब से उनसे सवालात पूछे गए हैं। PTI चेयरमैन कहते हैं कि सिक्योरिटी तो है ही नहीं, सिक्योरिटी तो सिर्फ उनकी अपनी है।
वो ये बताते हैं। और इमरान खान अदालत में पेशी के मौके पर जब सवालात उनसे किए गए, इमरान खान ने जवाब दिया कि सहाफ़ी ने यह भी पूछा कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि या तो आप हैं या तो हम हैं। ये बयान सबकी नज़रों से गुजरा होगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, इसकी क्या हैसियत, किसका नाम लिया आपने? सहाफ़ी ने पूछा, अब आप सेहतयाब हो गए, क्या मुज़ाकरात करेंगे? पाकिस्तान और अवाम के लिए सियासतदानों में बातचीत की ज़रूरत है। इमरान खान ने सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन सबने आज हमने देखा कि बड़ा कंसर्न उठाया है राना सनाउल्लाह की उस स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा तो हम रहेंगे या तो ये रहेंगे। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामलात आ गए हैं और मामलात अब ना उसूली रहेंगे और ना ही जमहूरी रहेंगे। अच्छा जी, अब जरा तस्करा कर लेते हैं ख्वाजा साद रफीक का, जिन्होंने इमरान खान साहब को आड़े हाथों लिया और फिर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की ख्वाजा साद रफीक ने और कहा कि आइन सिर्फ ये नहीं कहता कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, आइन ये भी कहता है कि इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए। अच्छा, एक आदमी ने हुक्म दिया और 2 वज़राए आला ने जमीन पर लेट कर, अच्छा यानी कि ऐसे नहीं असम्बलियाँ तोड़ी कि सिर्फ समरी भेज दी हो। ख्वाजा साद रफीक साहब को ये लगता है कि ये दोनों वज़राए आला जो थे उन्होंने जमीन पर लेट कर फिर असम्बलियाँ तोड़ी। ठीक है, अच्छा, ये महावरतन कहा जाता है या बस ये ऐसे ही बयान है? मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ हो तो कैसा लग रहा होगा। तो बहरहाल उसके बाद जबकि इमरान खान आइन शिकन और फाशिस्ट है, साद रफीक ने मजीद कहा कि माजी ने नतायज ना मिलने पर मुल्क 2 टुकड़े हो चुका है। रास्ता बातचीत से निकलेगा, लेकिन इमरान खान खुद को डॉन या गैंगस्टर समझता है। आदमी ने हुक्म दिया, 2 वज़ीर आला जमीन पे लेट गए, जमीन चाटने लगे, उन्होंने तोड़ दी असेंबली। किसी ने वजह बताई, किसी ने वजह पूछी? अवाम के मैंडेट से खिलवाड़ किया आपने। अब आप चाहते हैं जो आप कहेंगे वही होगा, जो आप कहेंगे वो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप फाशिस्ट, आप आइन शिकन है, चोर और मुजरम बनने के लिए नहीं बैठे हुए हम यहाँ पे। क्यों कहा चोर, क्यों कहा सिसिलियन माफिया? सिसिलियन माफिया आप खुद थे, मिली भगत से आप फैसले करते थे। हम इस मुल्क में जूते खाने के लिए पैदा नहीं हुए। अब ये जलसा करे या जलसी करे, रैला करे या रैली करे, इसको इस तरह रास्ता नहीं मिलना। आइन ये नहीं कहता सिर्फ के 90 दिन में इलेक्शन कराओ, आइन ये भी कहता है शफाफ कराओ, गैर जानिबदार कराओ। 70 के इलेक्शन में देख नहीं लिया कि जब नताइज नहीं माने गए तो मुल्क टूट गया। इमरान खान साहब से तो बात करते हुए डर लगता है, वो तो 11,000 वोल्ट का करंट मारते हैं आगे से, एक डॉन की तरह बिहेव करता है, गैंगस्टर की तरह। अगर हम सजाओं के मामले में चले जाएंगे तो हम मुल्क को मजीद बर्बाद कर देंगे। रास्ता बातचीत से निकलेगा। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे और एक कॉल आती है जो उन्होंने सुनी नहीं थी। वो आप कभी इमरान खान साहब से पूछें कॉल किसकी थी? जब आपके लिए रास्ता बनाया जा रहा था, आप रास्ता लेने के लिए भी तैयार नहीं होते, रास्ता देते भी नहीं है। आप चाहते हैं हर जगह आपको सियासी फायदा मिले। हम ना इसको टार्जन मानते हैं ना किंग कॉन्ग मानते हैं। तो एक बेरूटिया है, एक प्ले बॉय था। बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने इसको अपना लीडर मान लिया। चले जी, साद रफीक तो बड़े मशहूर अपने इस तरह के बयानात पे, वो लोहे के चने तो आपको याद होगा, वो इस तरह के बयान देते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से ट्वीट आ गया है, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। 18 मार्च की तरह वो कहते हैं कि आज फिर हमारे कारकुनों पर हमले किए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लिखते हैं, हमारे फोटोग्राफर पर हमला किया गया, पुलिस और सादा लिबास अफराद ने गिरफ्तार किया। तशद्दुद और अगवा से पुरअमन शहरियों को मुश्तइल करने की इंतहा है। पार्किंग में खड़ी मेरी खाली गाड़ी पर हमला करके शीशे तोड़े गए। ये फाशिज्म है। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि ये आईजी इस्लामाबाद की ईमा पर किया जा रहा है। ये सब पीटीआई के हामियों में खौफ पैदा करने के लिए किया जा रहा है। तो ये वो गाड़ी है जिसका वो हवाला अपनी ट्वीट में दे रहे हैं कि खाली गाड़ी थी और इसको तोड़ा गया है। अच्छा, इस वक्त आपको पार्लियामेंट हाउस लिए चलते हैं। सेनेट में इस वक्त शहजाद वसीम खिताब कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ये फैसला सुनाता है, कौम रूते हलाल का चांद चढ़ने को देख रही थी, वो तो पीछे रह गया और इलेक्शन कमीशन का फैसला तुलू हुआ आधी रात को, जो सिर्फ तारीकी लेकर आया था, और वो ये कि उसने इनकार किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दी हुई तारीख को इलेक्शन कराने का। वो तो पीछे रह गया और इलेक्शन कमीशन का फैसला तुलू हुआ आधी रात को, जो सिर्फ तारीकी लेकर आया था, और वो ये कि उसने इनकार किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दी हुई तारीख को इलेक्शन कराने का, और एक और तारीख दे दी। स्पीकर साहिब, उधर क्या पेश किया? उधर ये पेश किया कि फंड्स नहीं है। उधर ये पेश किया कि आईएमएफ भी इजाजत नहीं दे रहा। वो अलहदा बात है कि आईएमएफ ने फौरन रिएक्ट किया और कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, यह आपका अपना मामला है, आप अपने फंड्स अरेंज करें, हमारी तरफ से कोई कदम नहीं। उधर क्या पेश किया?
कि सिक्योरिटी की सूरत हाल, स्पीकर साहब, आपका जिस पार्टी से ताल्लुक है, आप गवाह हैं कि कितने मुश्किल हालात इस मुल्क में गुजरे। एक सेकंड, ये देखिए, उन पर जो तशद्दुद हो रहा है, जो साथियों सदीक जान के साथ जो हुआ है, उस पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्पीकर साहब, अब्बासी साहब, आप जरा देखिए क्या मसला है। प्रेस गैलरी के दोस्त जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, बात पे नहीं कर रहे। वो जो साथियों की गिरफ्तारियां हो रही है, सदीक जान को, इमरान रियाज को, बाकियों को जो किया गया उसमें वो कर रहे हैं। स्पीकर साहब, शहजाद वसीम साहब जारी रखें। जी स्पीकर साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। स्पीकर साहब, देख लें आज जो हालात हैं, इनको भी, सहाफत को भी रियासत का एक अहम सतून माना जाता है, और आज देख लें कि उनकी जो दबाबंदी है, उनके इजहार पर जो पाबंदी है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जिस तरीके से आज़ाद आवाज़ों का गला दबाया जा रहा है, वो अगर ये वॉकआउट भी ना करें तो वो क्या करें? आपकी तकरीर तो उनको सुननी चाहिए। कलम है, उनके पास तो एक स्क्रीन है, उनके पास तो एक कैमरा है, उनके पास तो ना कोई तोप है ना तलवार है। आप कम से कम उनके इस एहतजाज को जरूर रिकॉर्ड में लेकर लाएं और उनके जो मुतालबात हैं उनको मानने की यकीन दहानी करें। सही। स्पीकर साहब, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है, हम यहां पर मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत भी देख चुके हैं, हम यहाँ पर रद्दुल फसाद भी देख चुके हैं, यहाँ पर हम दहशतगर्दी की पीक भी देख चुके हैं 2003, 2018, मगर फिर भी इलेक्शन हुए थे। दुनिया में ईरान इराक वॉर होती है, फिर भी ईरान में इलेक्शन होता है। तुर्की में पूरा मुल्क हिल जाता है ज़लज़ले से, बड़े बड़े शहर ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर भी इलेक्शन की तारीख कायम रहती है। इसलिए कि जहां जमहूरी सोच होती है, जहां जमहूरी रवैये होते हैं, वहां इलेक्शन से भागा नहीं जाता। जिस तरह मोमिन मौत से नहीं भागता, सियासतदान इलेक्शन से नहीं भागता। वो उस दिन का इंतजार करता है कि जिस दिन वो अपने अमाल लेकर मोमिन अपने रब के हुजूर पेश होगा और सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज अपने अवाम के सामने पेश होंगी। वो तो नामा अमाल का दिन होता है और अवाम पर मुनहसर होता है कि वो किसको सर पर दस्तार रखती है और किसको कहती है कि आपकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी। और ये सर्कल चलता रहता है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, मगर आईन पाकिस्तान भी यही कहता है कि सॉवरेनिटी ऊपर तो रब की है, जमीन पर जो आवाज है, ज़बान खल्क को नकाराए खुदा समझो। ज़बान खल्क के इजहार का तरीका है इलेक्शन, जिससे खुद इलेक्शन कमीशन सब काम कर रहा है। वो उस पर इलेक्शन कमीशन पर आप तनकीद करें, वो कहता है मेरी तौहीन होगी। तौहीन तनकीद से नहीं होती, तौहीन अमाल से होती है। आप अपना काम ठीक करें, सब आपकी इज्जत करते हैं। आप अपना काम ठीक ना करें तो आप पर तनकीद होती है। तो मैं समझता हूं कि इन रवैयों को भी देखने की जरूरत है। इस फैसले के नतीजे में दो बड़ी चीजें हुई हैं स्पीकर साहब, और इन्होंने इस कौम को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक फैसले से एक तरफ अदलिया के फैसले को रद्द किया गया है और दूसरी तरफ आइन में दिए गए तरीकाकार को भी रद्द किया गया है। तौहीन आइन भी है, आइन की खिलाफ वर्जी भी है। आज के बाद अब हमें फैसला करना है। यह मामला अब किसी पार्टी का नहीं रहा, यह मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं रहा, यह मामला अब रियासत का है, यह मामला अवाम का है कि उन्होंने यहां से आगे कौन सा रास्ता चुनना है। क्या
मर्जी के मुताबिक चलना है कि जब दिल होगा इलेक्शन कराएंगे, जैसे दिल होगा इलेक्शन कराएंगे, कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने हैं? क्या अदलिया के फैसले अपनी मर्जी से कि यह फैसला कबूल करना है या नहीं करना, या इख्तलाफ रखते हुए भी जो अदलिया का फैसला है उस पर सर तस्लीम खम करना है? स्पीकर साहब, इसी कुर्सी पर बैठकर तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर ने भी एक फैसला दिया था जिसकी बुनियाद पर रात को सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और फैसले को रद्द किया था। हमें वो सूट नहीं करता था और उसी फैसले के नतीजे में आज ये असेंबली है। हमें वो उस वक्त सूट नहीं करता था, मगर हमने उस फैसले को उस वक्त तस्लीम किया था। तो फैसले तस्लीम करने की रवायत डालनी चाहिए अगर हमने इदारों को मजबूत करना है। मुल्क, रियासत और इदारों के साथ आगे बढ़ते हैं। नो क्रॉस टॉक। जी जनाब चेयरमैन, फैसला कबूल करना तो दूर की बात, हमने देखा कि बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हुई अदलिया के खिलाफ, जजिस के खिलाफ, ऑडियोज की भरमार हुई, तस्वीरें फ्लैश हुई, इस हाउस में प्ले कार्ड्स उठाए गए। हम किसी जज को पसंद या नापसंद करने की बात नहीं करते, हम इदारे की बात करते हैं। इदारा फैसला करता है। जब सुप्रीम कोर्ट लिखा आता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, वो किसी की जाती फैसला नहीं होता है। जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर साहब, जहां तक आईने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो कहां से शुरू करें और कहां पे खत्म करें? इससे पहले तो बाहर से लोग आइन को उठाकर फेंक देते थे, आइन की तस्दीक करते थे, मगर अगर हम पार्लियामेंट जैसे इदारे में भी आइन की तकरीम नहीं करेंगे, उसके कहे के ऊपर नहीं चलेंगे, एग्जीक्यूटिव उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगी, स्टेट उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगी, तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? स्पीकर साहब, आइन तो रियासत और अवाम का एक रिश्ता जोड़ता है, और वो रिश्ता क्या है? वो जो एतजाज अहसन ने कहा था रियासत होगी माँ की जैसी, वो इसी वक्त होता है कि जब रियासत अपने अवाम को उनके बुनियादी हकूक देती है, किया हुआ वादा पूरा करती है कि आपकी जान, आपकी माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपकी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपकी इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपके इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली होगी, आपको अपने नुमाइंदे चुनने का हक होगा। जब ये बुनियादी हक सलब कर दिए जाए तो फिर एतजाज ऐसा नहीं, फिर हसन नसार की बात आ जाती है कि ये रियासत सुतेली माँ बन जाती है, और वो फिर वही होता है जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है। किसी की दहलीज महफूज नहीं, किसी का घर महफूज नहीं, किसी की चादर महफूज नहीं, किसी की चार दीवारी महफूज नहीं। जिसको दिल किया उठा कर ले गए, जिसको दिल किया तशद्दुद का निशाना बनाया, पसे-ज़ंदा कस्टोडियल टॉर्चर किया। हमने क्या हाल बना दिया है इस मुल्क का, क्या हाल बना दिया है। लहू लहू है आज ये मुमलिकत, लहू लहू है। जनाब चेयरमैन, स्पीकर साहब, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, बड़े खुश हैं? सुनो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो, मंजिल खो रहे हो। रास्ता तो कट ही जाता है, मगर मंजिल पर पहुंचना वो कौमें जो हैं वही कामयाब होती हैं। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है। प्लीज नो क्रॉस टॉक। पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है और उसकी कदर पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा कौन कर सकता है। मगर आज ये ऐवान भी, इनकी रूह भी जख्मी है, जो अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते,
जो अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, उनसे क्या कौम उम्मीद करे कि वो कौम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वो वफाक के लिए कुछ करेंगे। आदम स्वाति से लेकर शहबाज गिल तक, अजहर मशवानी, एक हमारा यंग लॉयर हसन, एक लंबी लिस्ट है। अपनी अपनी बारी पर बात कीजिए। सियासी पार्टियां जो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं, उनकी जो मीरास होती है, उनका जो असासा होता है, वो उनके कारकुन होते हैं। और माजी में भी जिन सियासी पार्टियों के कारकुनों की जिन्होंने इज्जत की, वो सियासी पार्टियां जमहूरी पार्टियां कहलाई। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ जो सलूक हो रहा है, मैं इस फ्लोर पे ये कहना चाहता हूं, क्या वो किसी जमहूरी माशरे के शायाना शान है? जिस तरीके से बेदर्दी के साथ उन पर शेलिंग, उन पर रबर बुलेट्स, आपने वीडियोस देखी होंगी कि एक नहती खातून के सामने जब ये पुलिस के शेर जवान बंदूकें सीधी करते हैं, क्या वो किसी महज़ब माशरे की अक्कासी करता है? और तो और क्या बात करें कारकुनों की, क्या बात करें कारकुनों की। जनाब स्पीकर साहब, एक साबिक वजीर आजम, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, एक मकबूल लीडर इमरान खान के घर पर चढ़ दौड़ते हैं, बुलडोजर लेकर, क्रेनें लेकर, दीवारें गिराने के लिए, ज़मान पार्क में उसके घर को फतह करने के लिए। क्या ये जमहूरियत की अक्कासी करता है? कौन सा माशरा, कौन सा कानून, कौन सा ज़ाब्ता, कौन सा आइन इस बात की इजाजत देता है? जनाब स्पीकर साहब, ये जो रवायात कायम की जा रही हैं, वक्त कैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है स्पीकर साहब, मगर तारीख के औराक किसी को माफ नहीं करते, अच्छे काम भी और बुरे काम भी। स्पीकर साहब, आप जितना मर्जी भागें, तारीख के कटहरे में एक दिन सबको खड़ा होना पड़ता है और अपने किए का जवाब देना पड़ता है। यहाँ पर जो भी मसनद में आया, उसने अपने आप को खुदा समझा, मगर तारीख ने सबका असली चेहरा दुनिया के सामने लेकर आई। स्पीकर साहब, जो जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत हमने पिछले दिनों खुसूसन पंजाब में देखी, जहां पर एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द कहा गया, यहां तक कि जो पख्तून थे, जब पंजाब में आप पख्तूनों पर उंगली उठाएं और उनको कहें कि ये जो भी पख्तून है ये दहशतगर्द है, तो आप क्या खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की? वो पख्तून भाई जिनकी कुर्बानी क्या में पाकिस्तान से शुरू होती है। पहली कुर्बानी उन्होंने रेफरेंडम में कायदे आज़म के कहने पर पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, और आज के दिन तक वो अपना खून दे रहे हैं इस मुल्क की सालमियत के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ। आप उन पर ड्रोन भी तलबी करें, आप उनका खून भी बहाएं, अगर नहीं तो बहता देखें, और फिर भी उनको आप दहशतगर्द कहें, मैं समझता हूं ये किसी तरह भी कौमी वकार के मुनासिब नहीं है। स्पीकर साहब, वहां पर इन हालात में आप निगरान हुकूमत का रवैया देखें। आइन क्या कहता है कि निगरान हुकूमत एक महदूद मुद्दत के लिए, एक महदूद इख्तियार के साथ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए है, इससे ज्यादा उसका कोई मैंडेट नहीं। मगर हमने वहां देखा कि वहां पर निगरान वजीर आला बैठकर कहते हैं कि हम हाथ तोड़ देंगे। मैं वजीर आला साहब को कहना चाहता हूं, आप हाथ ना तोड़ें, आप हाथ जोड़ें और माफी मांगे इस कौम से कि जो जुल्म किया है आपने इस कौम के साथ।
वहां पर कहते हैं मईशत को इन्होंने जिस हाल पे पहुंचा दिया, मगर स्पीकर साहब, मईशत को इन्होंने जिस हाल पर पहुंचा दिया और अवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं, इस रमजान के महीने में धूल झोंकते हैं, कहते हैं मुफ्त आटा। ये मुफ्त आटा जिंदगी का घाटा बन चुका है। देखें लोगों के साथ क्या हो रहा है, कितनी जानें गई हैं। कोई जान से गया, किसी की दस्तार गई, किसी की चादर खिंची, किसी की इज्जत मिट्टी में रुंध गई। कहीं हमारी माए बहनें मीलों कितारों में अपनी इज्जत नफ्स को एक तरफ रखकर आटे की एक बोरी के लिए खड़ी हैं और कहीं पर भगदड़ के अंदर वो कुचले जा रहे हैं। यह है आपका मुफ्त आटा, यह है आपकी गवर्नेंस, यह है आपकी दरियादिली। दूसरी तरफ एक दिन पेट्रोल की सब्सिडी का ऐलान करते हैं, जरा सी झाड़ पड़ती है IMF से तो झाग की तरह बैठ जाते हैं। यह है आपकी गवर्नेंस। स्पीकर साहब, ये मुल्क नहीं चल रहा इस तरह, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। जरूरत इस बात की है कि हम अपने जाती सियासी मफादात को एक तरफ रखते हुए कौमी मफाद के लिए बात करें। और सदर मुमलिकत का खत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो रियासत के आईनी सरबराह हैं, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। पार्लियामेंट कंप्लीट होती है सदर के ऑफिस के साथ, वो खामोशी से बैठे आइन की धज्जियां बिखरती देखते रहे, कानून की खिलाफ वर्जी देखते रहे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देखते रहे, और वो इतना भी ना कहें कि आइनी और कानूनी नुकात भी ना उठाएं, वो इस तरफ तवज्जो भी ना दिलाएं, वो ये भी ना कहें कि आइनी रास्ता अपनाएं। उस पर भी आप नाराज हो जाते हैं, उस पर भी उनके खिलाफ एक महाज खड़ा हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि यह कोई मुनासिब बात नहीं। और स्पीकर साहब, सियासी पार्टियां सियासी एक्टिविटीज करती हैं, सियासी पार्टियां रिस्क भी लेती हैं अवाम में जाने का, और वो अवाम के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ती। और माजी में हमने ये मिसालें देखी हैं। तहरीके इंसाफ एक नई मिसाल आज कायम कर रही है, इससे पहले भी पार्टियों ने ये मिसालें और अच्छी मिसालें कायम की हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले कुछ भी नहीं था, मगर मुझे फख्र यह है कि इमरान खान की क़यादत में तहरीके इंसाफ इस सियासी जद्दोजहद को एक नई मंजिल पर पहुंचा चुकी है। मीनार पाकिस्तान जैसी जगह का इंतखाब होता है जलसे के लिए, कोई किसी जगह कॉर्नर मीटिंग नहीं, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई मरतबा, और हर मरतबा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास चल रहा है, शहजाद वसीम खिताब कर रहे थे, वो आपने देखा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा जी, कहाँ चलें जी? महंगाई नहीं महंगाई इस्लामाबाद जा रहे हैं जी, कमर जमान कायरा, इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। IMF के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, मुश्किल हालात हैं, लेकिन वो मामला एक तरफ। इलेक्शन कमीशन ने दिफाई इदारों से मीटिंग्स की और फौज ने उन्हें ये इन्फॉर्म किया, वजारत दिफा ने इन्फॉर्म किया कि 30 अप्रैल को हम इतनी बड़ी तादाद में अमला देने की पोजीशन में नहीं है कि डिप्लॉयमेंट पोलिंग स्टेशंस पे हो सके, जिस तरह हमेशा होता है। क्योंकि एक तकाजा आइन का यह है कि आपने 90 दिन में इंतखाब कराना है, दूसरा है फेयर एंड फ्री कराना है, यह भी आइन का तकाजा है। और हमारे मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल आपके इल्म में है। कल भी एक छोटा सा इलेक्शन था, एक पोलिंग स्टेशन की जो सूरत हाल होती है हर इलेक्शन के अंदर, यहाँ मोस्ट सेंसिटिव, आधे तो पोलिंग हमारे पोलिंग स्टेशन मोस्ट सेंसिटिव होते हैं डिक्लेयर हुए, तो उस पर अफवाज पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि इस वक्त मुल्क के अंदर मरदमशुमारी का अमल जारी है और हर करिया, हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में हमारी टीमें मरदमशुमारी के लिए अमल में शामिल हैं। और हम इतनी फोर्स अपनी स्पेयर नहीं कर सकते कि हम पोलिंग स्टेशंस को गार्ड कर लें, इनकार नहीं है, लेकिन फिजिकली ये है और ये 30 अप्रैल तक ही चलना है। और अगर ये नहीं तो उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं कि इलेक्शन अगर कराए जाएं तो हम दूसरी फोर्सेस करा लें, यानी हम सिर्फ रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पे, कोई फौरी तौर पे कहीं जरूरत आ जाती है तो जिले में कुछ जगहों पे अपनी डिप्लॉयमेंट कर देंगे और रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पे 3rd टियर में हम बैठ के आपको सपोर्ट फराहम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं।
और चौथा काम उन्होंने जब सूबाई हुकूमत से पूछा तो सूबाई हुकूमत ने कहा कि हमारा भी जो एजुकेशन का अमला है, जो नॉर्मली इलेक्शन के प्रोसेस में सारे अमल में सपोर्ट फराहम करता है, उन्होंने भी कहा कि जो मरदमशुमारी का अमल है इसमें हमारी प्रोविंशियल फोर्सेस यानी एजुकेशन का और बाकी डिपार्टमेंट्स उसमें भी बड़ी तादाद में डिप्लॉयड हैं और 30 अप्रैल को ये कंक्लूड होना है। लिहाजा हमारे लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में वो अमला स्पेयर किया जा सके। अब इलेक्शन कमीशन के पास एक रास्ता था, या तो वो कहता कि मरदमशुमारी बंद कर दो जो यकम से शुरू हो चुकी है और जिस पे बेशुमार खर्चा हो चुका है और जो यकीनन इलेक्शन बहुत अहम अमल है। जनाब ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत काम हो गया, ब्रेक जरूरी है। जनाब वेलकम बैक। और जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में ही बता दिया था, बड़ा हैपनिंग डे है, तो उसी हवाले से खबरों का सिलसिला जारी है। आपके साथ शेयर कर लें इंपॉर्टेंट खबर। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल का पंजाब केपी इलेक्शन से मुतालिक तहरीरी फैसला। चीफ जस्टिस के पास आज खुद नोटिस लेने, स्पेशल बेंचेस बनाने के वसी इख्तियारात हैं। तहरीरी फैसला उन इख्तियारात की वजह से सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद, उसकी इज्जत और तकरीम में कमी होती है। ये फैसला सही, उन्होंने कहा कि वक्त है कि एक शख्स के वसी इख्तियारात पर नजरसानी। बाकी जो तफसीलात हैं वो ले लेते हैं। राजा मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, बताइएगा इस हवाले से हमें। देखिए, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक खुद नोटिस केस के सिलसिले में ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का तफसीली इख्तलाफी फैसला है। ये 28 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है और अपने फैसले में ये कहते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी के 23 फरवरी के फैसले से इत्तफाक करते हैं, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक जो दरख्वास्तें हैं वो मुस्तरद की जाती हैं और खुद नोटिस केस की जो कार्रवाई है वो खत्म की जाती है। इसके साथ साथ मुतल्लिका हाई कोर्ट में जहां पे ये इंतखाबात से मुताल्लिक मामला ज़ेर इल्तवा थे, उस वक्त उनको ये कहा जाता है कि ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर 3 रोज में फैसला किया जाए। इसके साथ साथ ये जजिस की जानिब से जो फैसला जारी किया गया है उसमें ये भी कहा गया है कि जो तहरीरी फैसला है उसमें ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास खुद नोटिस लेने, स्पेशल बेंचेस बनाने के वसी इख्तियारात हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद और उसकी इज्जत और तकरीम में कमी होती है और ये एक सही वक्त है कि एक शख्स के जो वसी इख्तियारात हैं उनका उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट फैसला करे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उन्हें रेगुलेट करने की जरूरत है और पूरी अदालत को सिर्फ एक शख्स पर नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल की जानिब से ये भी कहा गया है कि जजेस को उनकी मर्जी के बरक्स बेंच से निकालने की कानून में इजाजत नहीं है। 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने अपना फैसला देते हुए बेंच में रहने या न रहने का मामला चीफ जस्टिस की शवाबदीद पर छोड़ा, लेकिन उनका फैसला जो इख्तितामी हतमी फैसले में शामिल है। और इस तरह ये कहा गया है कि जो खुद नोटिस था इंतखाबात से मुताल्लिक जो इब्तदाई तौर पर 9 जजेस से शुरू हुआ था, फिर बाद में ये कहा गया कि जो 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं वो रिक्यूज करके जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस जाजुल हसन, तो उसके बाद 7 जजेस रह गए और ये कहा गया है कि 4 जजेस का फैसला ये है कि खुद नोटिस की कार्रवाई खत्म की जाती है, जबकि 3 जजेस ने इसके हक में फैसला दिया, लिहाजा ये 4-3 की अक्सरियत का फैसला है। दूसरी जानिब अगर इस फैसले के बैकग्राउंड में जाया जाए तो जब बेंच पर एतराजात भी किए गए, 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस पर एतराजात भी किए गए थे और इसके साथ साथ खुद नोटिस के हवाले से कुछ जजेस ने अपने रिमार्क्स में भी कहा और चीफ जस्टिस को लिखा गया था, तो दोबारा बेंच बनाने का मामला चीफ जस्टिस पे जो दस्तखत किया गया था रिटन ऑर्डर पे, उस पे दोबारा बेंच पर तमाम जो 7 के 7 जजेस थे, बल्कि 9 जजेस थे उस वक्त, उन्होंने लिखा था कि बेंच दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हो। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्होंने दोबारा बेंच तश्कील दिया था, वो 5 रुकनी था। ताहम अब ये जो इख्तिलाफी तहरीरी तफसीली फैसला है, इसके बाद एक नया पिंडोरा बॉक्स हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन, आपने हमें तफसीलात दी। चलें जी, अब ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। जी जनाब अली, एक बार फिर से शाम रमजान में आपका खैर मकदम है। 5:05 हुआ चाहते हैं और इस उम्मीद के साथ इस घंटे का आगाज कर रहे हैं कि इसमें हम अपने शो पे थोड़ी सी तवज्जो दे पाएंगे। ये हिस्सा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की,
या फिर किसी और चीज की नजर नहीं और होगा। लोग मुंतजिर होते हैं जानने के जी। लिए कि आज हम क्या बता लोग रहे हमें हैं, देखना कहाँ चाहते हैं। कितनी महंगाई हो गई, हमें देखना मेरी रिकॉर्ड तोड़ जो मकबूलियत है ऐसे तो नहीं है। खुश फहमी चेक कर रहे हैं आप यहाँ पे। हाँ तो पहले फेक इट अंटिल यू मेक इट। ओह माय गॉड, अच्छा मैं इससे कोई कमेंट नहीं कर रही। मुझे पहले ताने पड़ते थे कि जनाब जरा देखें, खुद पसंदी चेक करें। हाँ। यहाँ आप मुलाहिजा करें। जी, हाँ, ऐसे ही। मैं यहाँ पे लिंक देना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी कि लोग इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं महंगाई की क्या हुआ, और वो जो हाँ, एक मुहिम चली थी कि जी बायकॉट कर दें आप महंगे अरे भाई सब्जी मैं तो नहीं खरीद और फलों का। रहा, मैं नहीं खरीद रहा। नहीं खरीद रहा, तो फिर आप कैसे इफ्तार में क्या खा रहे हैं फिर? खजूर खजूर खाएं और उसके बाद सीधा सीधा आप जो है वो उसके बाद रोटी खाएं। सच्ची मसला ये है सदफ, आप ये देखिए एक सीरियस नोट पे यार, इतने या तो यहाँ पर हर दफा कह दिया जाता है पीछे से सप्लाई चेन, इसी वजह से ये लोग अपने मर्जी के मुनाफे कमा रहे होते हैं, लूट मार कर रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल है, जी बताइए। सारे काम अवाम करें, महंगाई पे भी वो खुद काबू पाएं, तो ये जिनका काम है वो क्या करेंगे? वो नहीं कर रहे ना, एक अरसे से गुज़िश्ता 3 साल से हम पिट के तंग आ चुके वो हैं। जो ठेला लगा के बैठा है वो क्या करे? भाई वो ठेला लगा के वो भी अपनी मर्जी का मुनाफा कमा रहा है ना। सदर मुझे एक बात बताएं, आपकी एक सैलरी है, ठीक है, या किसी की भी कोई सैलरी है, वो सैलरी हर महीने नहीं बढ़ती, वो साल में एक दफा कभी बढ़ जाए या 2 साल में या 5 साल में एक दफा बढ़ जाए तो बात होती है। लेकिन जो ठेले वाला है अगर उसको 100 रुपए का फल मिल रहा है तो वो 100 रुपए का लाएगा, 200 रुपए का मिल रहा है तो 200 का लाके उसमें अपना मुनाफा रख के फिर उसी हिसाब से बेचेगा। चलें जी, ये तो खैर बड़ी एक लंबी कहानी है, लेकिन भाई काम हुकूमत का है एक्शन लेना, और जो कमेटियां बनाई जाती हैं प्राइस कंट्रोल के लिए उनको चेक करें वो ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन जी कमेटी से तो बात आए, कमेटी का मतलब ये होता है कि जी कुछ नहीं होना, कुछ नहीं तो होना। हुकूमत ने कहा जी 9.5 ते ना रहना, पता नहीं साढ़े मैंने ते ना सही रहना। पंजाबी बोली है कि नहीं, आई एम ट्राइंग, साढ़े ते ना कोशिश करिए 9.5 ना रहना जनाब। तो ये प्राइस जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आसमान को छूती जा रही हैं कीमतें, ये हम आपको साथ साथ दिखा भी रहे हैं। साथ साथ आप नर्ख देख लें कि खरबूजा 128 रुपए किलो है, अभी कुछ दिन पहले 200 रुपए किलो तक था, फिर तरबूज जो है वो 150 रुपए से अभी 93 रुपए किलो तक आ चुका है। केला आप अंदाजा करें यार। अच्छा भाई, अरे बहुत शुक्रिया, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि जी अभी ये सरकारी नरफनामा है, तो उसूलन इस पे अगर 233 रुपए का केला मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 400 तक होगा, 300 साढ़े 300 और उस पे साइज जो है वो आप खुद देख सकते हैं। साइज मैं बयान नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जाहिर है कि देख के आपको अजीब सा लगता है कि यार ये तरबूज की जहां तक बात हो रही है, तरबूज 93 रुपए लिख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में 100-125 रुपए तो होगा में दस्तयाब है। अमरूद की बात करें क्योंकि चाट में जरूर डलता है, मजे का आजकल आ वैसे रहा मुझे है। अच्छा नहीं लगता। अच्छा आजकल बड़ा मजे का टेस्ट मीठा अमरूद आ रहा है। अमरूद अच्छा वाला 300 से 400 रुपए फी किलो मिल रहा है। अब जाहिर है ये तो आप आलू देख रहे हैं, चीकू है, चीकू की रेट क्या है? चीकू के रेट क्या है? चीकू के रेट भी जी हमने लिखे हुए नहीं है, लेकिन 200 रुपए किलो है, 50 रुपए पाओ। लेकिन क्या करें, जब आपका दिल करता है कुछ इतने घंटे रोजा रखने के बाद, 13 साढ़े 13 घंटे रोजा रखने के बाद आप चाहते हैं कुछ फ्रेश अच्छा खाएं, कुछ फ्रूट्स खा लें, तो वो मजबूर है खरीदने पर। क्या करें, और जो लोग इस्तेताअत रखते हैं अभी भी वो जी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से अब जी खाने पीने के जो है वो सामान अच्छी तरीके से अपना दस्तरखान सजा लें। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब आप ये देखें कि लोगों की जानिब से कुछ अरेंजमेंट किए गए, ठीक है, कि इज्जत नफ्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए कुछ कम निर्खों में, अच्छा उसको रियायती निर्ख नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे नज़दीक अगर किसी चीज़ की कीमत 100 रुपए है और कोई शख्स उसको 100 रुपए में बेच रहा है तो दैट इज़ रियायती कीमत, कि वो अपना मुनाफा नहीं रख रहा। लेकिन अगर कोई 100 रुपए की, 150 रुपए की, 200 रुपए की चीज़ 10 रुपए में दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी उसके अंदर एक सब्सिडी नहीं है, बल्कि एक जाहिर है कि एक तरीके से उनको डोनेशंस के जरिए उनकी मदद की जा रही है। लेकिन ऐसे में कि कम पैसे उनसे वसूल करके उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह होने से बचाया जा सके। लेकिन वहां पर भी हमने कल भी अपने सेगमेंट किया था खुसूसी तौर पर कि जनाब किस तरीके से उनको टारगेट किया गया, उनके कैंप को फाड़ फेंका गया, ग्रुप आया और ये 2 जगह पे ये वारदातें हुई, तो ये सिलसिला ठीक नहीं। सस्ते आटे से याद आया जनाब के सस्ते आटे के लिए हम देख रहे हैं मुख्तलिफ मराकज़ पॉइंट्स तो बना दिए गए, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे ऐसी स्टोरीज आती हैं, ऐसी दर्दनाक मनाजिर देखने को मिलते हैं जहां पर एक तो लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह की जा रही है, डिग्निटी के साथ ये आटा उन्हें नहीं फराम किया जा रहा, बदसलूकी उनसे की जा रही है, मारा पीटा जा रहा है। साथ ही हमने ऐसे वाकयात देखे कि लोग ना सिर्फ बेहोश हुए, जख्मी हुए, कई अफराद जो हैं अपनी जानों से चले गए। 6 लोग अपनी जिंदगियां इस सस्ते आटे के हुसूल में, जो कि इस रियासत ने उन्हें कहते हैं ना बुनियादी उनके जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये लोगों को फराम की जाए, लेकिन लोग इसके लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लाइनों में सुबह से लग जाते हैं ताकि पहले उनकी बारी आ जाए, मगर उनकी बारी आती भी है तो
उसमें मतलब ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। अच्छा, वैसे उसूलन तो हर जगह मिलना चाहिए आटा, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि यहाँ पर अगर किसी नॉर्मल डिपार्टमेंटल आप स्टोर में जाएं तो वहां पर आपको तकरीबन 1600 रुपए का 10 किलो आटा मिलता है। यानी कि आप अंदाजा कर लीजिए कि सूरत हाल क्या, 800 रुपए का, 750 रुपए का 5 किलो। उसके बिनाद पर लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जनाब जाते हैं ऐसी जगह पर। और खास तौर पर कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मुल्तान में थे वजीर आज़म पहुंचे भी ये देखने के लिए जी नज़्म ज़ब्त क्यों नहीं है, डिसिप्लिन क्यों नहीं है। लेकिन वहां हमने देखा उस दिन तो हालात बेहतर हो जाते हैं जिस दिन वजीर आज़म पहुंचते हैं, लेकिन जहां से वो जब चले जाते हैं तो फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वजीर आज़म अपने वफ्द के हमरा पहुंचे, मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने दौरा किया और देखा। कल भी वो पहुंचे पंजाब केपी में, ये मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। तो लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ हैं तारिक मुनीर भट्ट, उनसे जरा सूरत हाल जानते हैं। इंतजामिया ये तमाम तर सूरत हाल क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है? तारिक मुनीर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। सर क्या कहिएगा, ये क्या मसला है? काफी दिन हो गए, चले एक दिन इंतजामिया कंट्रोल नहीं कर पाई, 2 दिन मसाइल जू के तू है और लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, तो ये क्या मामला क्या है? ये देखिए सदब, ये बड़ा अहम इशू बन चुका है। हुकूमत ने अपनी तरफ से तो ये लोगों के लिए बाइस रहमत ये काम शुरू किया था रमज़ानुल मुबारक महीने में, हम बहुत आटा देंगे तकसीम करने का, लेकिन अब हुकूमत के लिए ये ना जहमत बन गया है। और वो कुछ इस तरह हो रहा है कि अब जिस तरीके से आप सुनने में आ रहे हैं, जब से रमज़ान शुरू हुआ है, जब से ये आटे की तकसीम शुरू हुई है, ये मुख्तलिफ जो पंजाब भर में पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पे आटा तकसीम हो रहा है, और आपने सुना भी है और देख भी रहे हैं आप अपनी वीडियो में कि किस तरह लूट मार हो रही है। कई जगह पे इस तरह हो रही है कि ट्रक लूटे जा रहे हैं और कई जगह जो है वो लोग छीन के आटा लेके जा रहे हैं। इस तरह की वारदातें हो रही हैं और हुकूमत बिल्कुल बेबस हो चुकी है। और आप देखिए कोई अब तक हुकूमत के सामने कोई ऐसा तरीका नहीं वो उनको अपनाया जा सका जिससे वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से वो आटा तकसीम कर सकें। अब वज़ीर आला साहब पंजाब, वो भी वज़ीर आज़म भी मैदान में आ चुके हैं और पूरी इंतजामिया हरकत में है, लेकिन उनका तरीकाकार इस तरीके से है कि एक पॉइंट पर, अब आप देखें लाहौर की मिसाल लगा लें, लाहौर में 2 करोड़ की आबादी है, 1.5-2 करोड़ की, वहाँ पर 40 पॉइंट बनाए गए हैं और 40 पॉइंट जहाँ पे बनाए हैं उनमें वहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर हज़ारों अफराद इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर जब शुरू होता है एक जगह उनका शनाख्ती कार्ड लिया जाता है, जब वो बेचारे की बारी आती है, पूरा रोज़ा, सारा रमजान पूरा रोजे के बाद जब उसकी बारी आती है तो वो कहते हैं ये आपका तो शनाख्ती कार्ड में ये प्रॉब्लम है, आपको ये मसला है, आपको तो नाम ही नहीं है। क्या गैर मुस्तहिक लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं जिनका बनता भी नहीं है आना, तो उसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस रखा है कि भाई सिर्फ उन लोगों तक ही आटा जाए जो वाकई डिजर्व करते हैं, जिनको वाकई ये वाले मसाइल का सामना है? देखिए सर, इसमें ये उन्होंने किया हुआ है कि एक जो उन्होंने नंबर दिया हुआ मखसूस, वो कहते हैं आप इस पर डायल करें, मैसेज करें और मैसेज के बाद हम आपको बताएंगे कि आपके महीने में आपको 3 जो आटे के थैले मिलेंगे। लेकिन वो तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप देखें गांव में जो इलाके हैं, ज़्यादातर देहाती इलाकों में लोग अनपढ़ हैं, वो बेचारे मैसेज उनको ना करना आता है, फिर वो जवाब सुने, इतना लंबे चक्रों में जाते नहीं है, वो सीधा चले जाते हैं वहां पर। जब उनकी सारा दिन वो लाइनों में लगे रहते हैं और जब उनकी बारी आती है तो वहां पर जाकर वो आपका तो नंबर ही नहीं है, आप तो गुस्से की और चीज भी है, आप तो एक चीज ये भी है कि हमारे यहाँ ना असल में अलमिया दर अलमिया है। एक तो ये है कि कोई ऐसा तरीकेकार, इतनी बड़ी इंतजामी मशीनरी है, इतने ज्यादा अफसरान हैं, वर्कर्स हैं, लोग हैं, लेकिन कभी कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं बनता कि तरीके के तहत जो है वो आप उनको सप्लाई कर सकें कि उनको इस तरीके से धक्के ना खाने पड़े रोजे की हालत। दूसरा चक्कर लोगों का भी ये है कि जो हासिल कर भी लेते हैं तो वो भी एक पे इक्तफा नहीं करते, यानी कि चलो मेरा पेट भर रहा है तो मेरे पड़ोस वाले का भी भर जाए, मेरे साथी का भी। तो ये भी एक अलमिया है भट्ट साहब। जी बिल्कुल सती, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग एक दफा आटा ले जाते हैं उनकी कोशिश होती है कि फिर दूसरी दफा फिर आए, फिर वो आटा ले जाए। बल्कि आपको बड़े अजीब सी बात सुनाऊं, अभी तो वाकया हुआ है कल ही चूनिया में, एक हमारा इलाका पंजाब का, वहां पर एक बंदे ने 50 शनाख्ती कार्ड इकट्ठे किए लोगों से किसी चक्कर में, और उसने 50 शनाख्ती कार्डों पर मिलकर 50 आटे लेकर 50 थैले लिए और वहां पर गाड़ी में रख के रफू चक्कर हो गया। मतलब क्या ये सूरत हालत बिल्कुल आप ख्याल करें जी। तारिक मुनीर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट उठाया कि कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं कि जालसाजी के जरिए जी वो ज्यादा से ज्यादा आटा लेने की कोशिश कर रहे हैं और जो मुस्तहिक है उनका हक मार रहे हैं। मतलब हर जगह मैं देख रहा हूँ कि हक मारा जा रहा है, हर
जगह बुरा हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ओवरऑल हम देखते हैं सूरत हाल, पता नहीं हमारे मुल्क की क्या बनेगी कि आटे के हसूल के लिए जाएं तो ये सूरत हाल है। सरकारी हॉस्पिटल्स की सूरत हाल पे हम बात करते हैं, ब्लड बैंक्स में सूरत हाल पे बात करते हैं, तो वहाँ पर जनाब आपको ब्लड दस्तयाब नहीं होता, उनको कहते हैं जी कि फ्रेश जाके देखें। लेकिन इकरार का उस दिन मैं शो देख रहा था अभी रिसेंटली, तो उसके अंदर पता चला कि ये गंगा आराम समेत 3 बड़े जो अस्पताल हैं वहाँ पर जो खून है वो बेचा जा रहा है। 50-50, 70-70 बोतलें जो हैं वो बेची जा रही हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर जाते हैं, जो मरीज वहाँ पर जाते हैं, उनके लिए फी सबीलिल्लाह ये दस्तयाब नहीं है। तो अलमिया हर जगह है, जिस जगह देखो हालत ही बुरी हुई है। मतलब जहां जो लोग लूट सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, वो सिलसिला जारी है। जनाब क्या बात इश्फाक आपने कर दी है, तो वो बात है जिसपे जितना कुछ इंसिडेंट्स हम आपको वाकयात बता सकें वो कम है, लेकिन क्योंकि अब रमजान है और ऐसे में जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो दिल ज्यादा दुखता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, क्योंकि 5:15 का वक्त हो गया है, कुछ देर बाकी है, अब काफी देर बाकी है अभी काफी देर, ऐसा लग 1-1 मिनट बड़ा भारी लगता है 5 बजे के बाद, असर के बाद जनाब। तो रोजे की हालत में हम लोग बहुत सारी चीजें क्योंकि खा रहे होते हैं, पकौड़े, समोसे, ये चीजें बेरब्त खा रहे होते हैं, चलते फिरते। अच्छा क्या होता है, घर में जो पकौड़े बनते हैं उस वक्त तो हम अवॉइड कर रहे होते हैं, वो टेबल पे ना वो कवर करके रख दिए जाते हैं। जी। चलते फिरते चाय बना ली, 10 बजे फिर चाय बना ली, 11 बजे वो खाते जा रहे खाते जा रहे। अच्छा उस वक्त हम 2 पकौड़े ले लेते हैं ना खुद को, चाय के साथ एक ही तो खा लेंगे ना, 2 खा, लेकिन जो उसके बाद जो सीने में जलन मचती है, तो जी ये एक बड़ा मामला है कि इंसान का जो मैदा है 10 से 12 घंटे 13 घंटे में कहूँगी, 13.5 घंटे खाली रहता है। और तो जब हम उसमें ऐसे लवाजमात जाते हैं तो फिर इसमें शदीद जलन होती है, पेट दर्द होता है, और तरीकेकार नहीं होता ना सदफ। बेसिकली होना ये चाहिए कि आप खजूर से रोजा खोलें, उसके बाद जो है थोड़ा सा पानी पिएं, फिर उसके बाद फ्रूट थोड़ा सा खा लें। अगर अव्वल तो जहां तक मेरा मानना यह है कि आप ये तली हुई चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर आपको खानी ही नहीं चाहिए। अगर ठीक है ये बहुत अपीलिंग होती हैं, लेकिन आपको करना ये चाहिए कि आप ज़्यादातर जो है वो हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खा लें, क्योंकि जितना ज़्यादा तला हुआ होता है, और ख़ासतौर पर घर के अंदर नहीं, बाहर के जो आइटम्स होते हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान। हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, हाँ मतलब इट्स डुएबल, कोई ऐसा मसला नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं जी। लेकिन क्या करें जी, इस तेजाबियत से कैसे बचा जाए, कौन सी ऐसी ग़िज़ा खाई जाए, क्या खाया जाए, इसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हकीम मोहम्मद अमजद इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बड़े मसाइल हैं खासतौर पर रमज़ान में, तेजाबियत भरी चीज़ें खा रहे हैं, उस पर हाथ रोक नहीं पा रहे हैं, फिर शिकायत भी है और रोज़ा भी रखना है। तो ज़रा बताएं रूटीन क्या होना चाहिए, किस तरह एहतियात करें जो इन सारी कैफियत से बचें। जी बहुत शुक्रिया। बड़ा एक ऐसा टॉपिक जिससे मेरे ख्याल में कोई भी बचा हुआ नहीं है। लेकिन एक अजीब सी बात ये देखने में आती है, जब हम रोज़ा रखते हैं तो चूँकि पीछे एक रूहानी कंटेंट होता है, टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छी हुई होती है, तो बावजूद इंतहाई बदपरहेज़ी के हम उस लेवल पे एसिडिटी का शिकार नहीं होते जैसा कि नॉर्मल डेज में होते हैं जी। तो उसमें अगर थोड़ी सी मैनेजमेंट कर लें, जैसे आपने खुद कहा कि भी ये जो फ्राइड आइटम्स हैं इससे हम थोड़ा सा अवॉइड कर लें, और हम देखते हैं कि हम बेसन और तली हुई चीज़ें और इस तरह की चीज़ें, समोसे, पकौड़े, ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो है इसका इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली होता है। तो अगर हम उससे बच जाएँ तो काफ़ी हद तक हम इससे जान छुड़ा सकते हैं। और टाइमिंग की मैनेजमेंट जो है वो बहुत एक इसमें रोल प्ले करती है। एसिडिटी ख़ास तौर पे जो ओबीस लोग हैं, मोटापे की तरफ माइल लोग हैं, उनमें ये एसिड रिफ्लक्स जो है ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है। अच्छा एक और चीज़, ये सिर्फ इफ्तार में नहीं, सहरी में बिलखुसूस होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने खाना खाया क्योंकि पूरा दिन गुजारना है, उसके बाद आपने पानी जो है वो थोक के हिसाब से उंडेला, तो वो भी उसके बाद फिर आप ज़ाहिर आराम भी आपने करना होता है कि फौरन आप लेट गए, तो उसका भी ऐसे रिफ्लेक्स तो होती तेज मसाले वाले। हाँ वो तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कैसे खाने रखते हैं। और लेकिन मैंने वही कहा ना कि हमारे एक ट्रेंड है कि हमारे यहाँ आप बाज़ार में देखेंगे समोसे, पकौड़े, ये बेतहाशा, ये 3-2 टाइम फोल्ड जो है ये बढ़ जाती हैं चीज़ें। तो उससे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं कि बहुत अच्छा रूटीन है कि आप सिंपल खजूर और पानी से रोज़ा खोलिए। बहुत हुआ तो आपने कोई एक ट्रेंड है हमारे यहाँ लाल शरबत का, जी। तो उसका आप कुछ थोड़ा सा सिप ले सकते हैं, और इसके साथ आप कुछ फ्रूट चाट वगैरह से अगर अपने आप को मैनेज कर लें, फिर आप एक नमाज के बाद आप नॉर्मल रूटीन में जो खाना होता है वो खा लिया जाए, तो आप काफ़ी हद तक इस चीज़ से बच सकते हैं। फिर कॉफ़ी का इस्तेमाल, चाय का इस्तेमाल, खासतौर पर बहुत ज़्यादा तेज़ बनी हुई चाय, फिर कोलाज या सोडा जो है, इस तरह की चीज़ें, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलकर एसिड को एनहांस कर रही होती हैं।
स्ट्रेस उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, एसिड कंटेंट को बढ़ा देता है। फिर जो लोग थ्रू आउट द ईयर ये जो पेन किलर्स हैं, खासतौर पे हमारा ये जो ब्रूफेन एनसेड्स जो हैं, इसका इस्तेमाल जो है ये बेसिकली हमारे मैदे की जो लाइनिंग है नर्व उसको थिन कर रहा है, उसको थिन कर देता है। वो डिफेंस लाइनिंग है बेसिकली, वो जब वो डिफेंस लाइनिंग वीक होती है तो एसिड जो है वहाँ अटैक करता है और फिर उसके नतीजे में अच्छा इसके अंदर कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हम उसके अंदर इस्तेमाल कर सकें अगर एसिड रिफ्लेक्स है? चलें ठीक है, एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है। लेकिन अगर हो गया एक मसला कि अब सीने में जलन हो रही है और आपको पता है वो बहुत तकलीफ दी होती है, आई हैव बीन थ्रू दिस, तो उसका क्या किया जाए फिर? उसमें मैं अब सजेस्ट ये करता हूँ कि हम जैसे इसबगोल साबित मुसल्लम जो होती है, अच्छा भूसी नहीं, इसबगोल मुसल्लम, वो अलग होते हैं, वो अलग, वो बीज होते हैं बेसिकली। अच्छा। और उसमें आप जब आप पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लुआब उसमें आपको मिलेगा, तो वो कोटिंग कर देता है। ओके। और उसकी टाइमिंग्स क्या हो? उसकी टाइमिंग वो ये है कि आप खाली पेट लीजिए उसको, अच्छा, और वो कोटिंग कर देगा और आप वक्ती तौर पे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ये एक वो है प्रिवेंटिव मेजर है, ये रेगुलर आपका साथ नहीं दे सकता, डेली नहीं कर सकते ना, आपको इतना असर करेगा। तो हमने इस तरह उसको बचत हो सकती है। और या फिर कोई ऐसी चीज़ें जैसे मिसाल पर फ्रूट चाट की बात हुई, उसमें मसाला ना हो, सिंपल आप फ्रूट्स खाइए। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि मुसल्लम, जिस तरह से आपने कहा कि एक बीज साबित उसमें, और ये जो भूसी हम नॉर्मली तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है किसी भी ब्रांड के हम ला के भूसी ला के पानी में घोल के या फिर उसके अलावा फाँक लेते हैं तो वो इतनी मौसर नहीं होती। अच्छा, उसमें जो है ना वो फाइबर कंटेंट आपको अच्छा खासा मिल रहा होता है भूसी के नतीजे में। अच्छा, लेकिन यहाँ ये इस्तेमाल कराने का मकसद ये है कि उसमें आप खुद तजर्बा कर लीजिए कि आप 2 चमचे ग्लास में डालिए तो आपको लगेगा, इवन आप मुंह में भी रखेंगे तो आपके मुंह में चिपक जाता है वो। अच्छा, और वो इतना उसमें वो जो एक कंटेंट होता है चिकनाहट वाला, वो लुआब जेलेटिन वाला, वो इतना होता है कि वो एक कोटिंग इफेक्ट जो है पूरे मैदे में। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी चीज़। अच्छा, उसके अलावा ये तो चले हो गया, और उसके अलावा क्या कोई चीज़? उसके अलावा तो यही है कि आप बदहज़मी से बचने के लिए क्या कर लें? चलें, ये तो एक अच्छा, उसमें मैं एक कहवा सजेस्ट कर देता हूँ लोगों को। उसमें सौंफ है 2 चमची, पुदीना कोई 15-20 पत्तियाँ, ओके, और अदरक एक छोटा टुकड़ा 1 इंच का, 4 छोटी इलायची और मीठा सोडा, छोटी इलायची जो अफोर्ड कर सके, मीठा सोडा। हाँ, ये सारे किचन आइटम है आपके किचन में, ये इलायची बहुत महंगी है। हाँ, 4 छोटी इलायची से मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपके किचन में अवेलेबल है। ये आपने सोडा भी, मीठा सोडा 2 चुटकी। ओके, तो आप अब वो चूंकि अल्कली है, हम एसिड को अगेंस्ट वो कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है वो सारा जो एसिड कंटेंट है उसको ना सिर्फ न्यूट्रलाइज करती हैं बल्कि हाजमे में मदद देती हैं। अदरक आपको पता है एक बहुत अच्छा अदरक उसका जो, हाँ जी हाँ, पुदीना की अपनी वो है एक हिफाजत है। सौंफ बहुत अच्छा हाजम एक चीज़ है, अर्क के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है इस सारे मसले से जो है आपको काफ़ी हद तक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो जैसे मार्केट में ये जो आजकल सफ़ेद रंग के बड़े शरबत थोक के हिसाब से बिक रहे होते हैं, और आपको पता है कि मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे भी जाएं तो उन्होंने सबसे आगे वही रखे होते हैं कि लोगों के बड़े मसाइल हैं, तो उनके कोई वो मुफीद होते हैं या उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी होते होंगे? अच्छा, देखिए उसमें बात यह कि इस वक्त हम जिस उसमें ज़िंदा हैं, हमारे यहाँ कोई क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है किसी भी चीज़ में, नहीं है। इवन किसी हाई फाई लेवल पे भी आप जाइए तो वहाँ आपको क्वालिटी जो है वो उसको इल्ला ये कि आपके सामने कोई चीज़ मैनेज हुई हुई है, बनी हुई है, तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल है ये बात, इसका जवाब देना कि वो जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आप आजकल ज़ाहिर है कि आप प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास सबसे ज़्यादा शिकायत माह रमज़ान में लोग क्या लेके आते हैं? माह रमज़ान में हमारे यहाँ शिकायत आती है सबसे ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स की आती है। अच्छा। और उसके नतीजे भी मैंने कहा ना कि पहले से ही जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनको तो हम हिदायत दे देते हैं कि भाई आपने ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, और उसमें भी वो लोग ज़्यादा होते हैं जो कि पहले से इसका शिकार होते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ जो है वो नींद की कमी से मुताल्लिक, अरे भाई, जो मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते। आजकल नमाज लेट होती है, फिर तरावी है, फिर जल्दी उठना है आपको, फिर टाइम पे सुबह ऑफिस जाना है। हमारे यहाँ तो बहुत कम ये कल्चर है कि लोग बाकायदा सहरी में उठते हैं, वो जागते ही रहते हैं, ऐसे ही करते हैं। एग्जैक्टली, तो वो एक बड़ा मसला है। उसके नतीजे में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, और उसमें ये एसिड रिफ्लक्स उसके नतीजे में भी पैदा होता है नींद की किल्लत की वजह से। ठीक, तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वो मैनेज कीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ आपने जो इस वक्त एक तो कहवे की रेसिपी और बहुत सारी बातें शेयर की जी। होपफुली आप भाई इसबगोल
आपने मुर्गे मुसल्लम सुना होगा ना, वो पूरा पूरा मुर्ग होता है, उसको वो किया जाता है। इसी तरीके से साबुत ये जो इसबगोल है इसको इस्तेमाल करें, बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। आपके मैदे में एक लाइनिंग बना देगा, एक कोटिंग कर देगा, तो आपको जलन वगैरह नहीं होगी। साबित बीज होता है, वो बीज फॉर्म है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। और इतने मुफीद मशवरे जी हमने आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन क्या करें, रमजान हो और बातें पकवानों की ना हो, मजे मजे के पकवान। तो ऐसे ही जी जलालपुर भटिया के लजीज आलू के पराठे बहुत ही मजेदार होते हैं। सोचे मैंने कहाँ से कहाँ जंप लगाई है। अब जब आप इसबगोल पहले आपने ले लेना है, हाँ। उसके बाद आपने खाने आलू और उसके साथ लस्सी भी हो, ओए फिर अगर आप ये सहरी में ले लें तो सोचें आपको कितनी मीठी, कितनी मजे की नींद आएगी जनाब, और मजा दोबारा हो जाता है। और शहरी इसके लिए घंटों इंतजार करते हैं। इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जी मोहम्मद मुनीर तबस्सुम। बरकतों का महीना, एक तरफ इबादतों का सिलसिला जारी तो दूसरी तरफ रोजेदार सहरी खाने के लिए ख्वाबों का रुख करने लगे। जब मजेदार आलू के पराठे हो, लजीज चने और चाटी की लस्सी हो, तो फिर खाने से पीछे कौन रह सकता है। सहरी का एहतमाम होता है इधर, और हम यहाँ से गरम गरम पराठे लेके जाते हैं और मुर्ग चने लेके जाते हैं, चाटी की लस्सी होती है। नहायत ही मुनासिब कीमत पर सहरी खाने के लिए शहरी रात भर इंतजार करने लगे। रोजेदार सहरी में गर्मा गर्म आलू के पराठे, मजेदार चने, चाटी की लस्सी के साथ खूब सैर होकर खाते हैं। मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज, जलालपुर भटिया। अच्छा, मैं इंतजार ही करता रह गया, ये पीना था उन्होंने लस्सी मैं भी यही देखना चाह रही थी। ठीक है, रोजे की हालत में आप खुद नहीं पी सकते, लेकिन दूसरों को पीता देख सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट पहले की बनी होती है। तो मैं जिसने ये रिपोर्ट काटी है उसकी मजम्मत करता हूँ। अब ब्रेक में हम पूछते हैं जरा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चलिए जी, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और आपको याद होगा कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, अभी तक नहीं मालूम किसी को कि मेयर कब कराची का बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स में दोबारा गिनती रोकने का हुक्म दे दिया है, और जमात इस्लामी की दरखास्त पर यह हुक्मनामा जारी हुआ। अच्छा, जहांगीर असलम हमें मजीद बता रहे हैं, बताइएगा जी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कराची के 6 यूनियन कौंसिल में दोबारा गिनती का अमल रोकने का अहकाम जारी कर दिए हैं। जमायत इस्लामी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने अहकाम जारी कर दिए हैं, और ये भी कहा गया है कि इस वक्त जो है फ्री एडमिशन नोटिस किया जा रहा है, और ये भी दरखास्त गुजार जो है अदालत को मुतमईन करें कि ये कराची का जुरिस्डिक्शन है, आप जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट आए। दरखास्त के काबिल समात होने पर भी आइंदा समात में दलाइल तलब कर दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद थे, और ये 22 मार्च को 6 यूसीज का मामला था जिनमें चैलेंज किया गया था इसको। अच्छा, दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने कराची के बल्दियाती इलेक्शन पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया है, और उनसे आज खुद नोटिस लेने का अब मुतालबा भी किया है। फिर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह मौजूद है जी, मरदमशुमारी है। हाँ, वो उसके अंदर तरीक़ेकार जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पर बात कर लेते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये मुझे बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात का जो तरीक़ाकार था, अब तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि मेयर कौन बनेगा, कैसे बनेगा, क्या तरीक़ेकार होगा। आपके तहफ़्फ़ुज़ात इससे मुताल्लिक क्या हैं जिनको लेके आपने खत लिखा है चीफ जस्टिस साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि एक शहर का इलेक्शन था, उसका नतीजा जितना डिले किया इलेक्शन कमीशन ने वो काबिल अफसोस था। दूसरी बात यह कि जिस दिन इलेक्शन हो गए हैं, हमें फॉर्म दिए गए हैं, उस पर बाकायदा दस्तखत है, लेकिन उस फॉर्म के मुताबिक फिर नतीजा हमें नहीं दिया गया। तीसरी बात यह है कि जिन 11 यूसीज में इलेक्शन नहीं हुआ है, हमारा मुतालिबा था कि उस पर जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए, लेकिन 2 बार तारीखें तब्दील किए गई, उस पर इलेक्शन नहीं हुआ। तीसरा यह कि 6 यूनियन कौंसिल में इन्होंने अभी रिकाउंटिंग के लिए कहा था इलेक्शन कमीशन ने। हमारा उसमें मौक़िफ़ यही था कि जैसे ही उस पर तहफ़्फ़ुज़ात आ गए तो होना यह चाहिए था कि तमाम मवाद इलेक्शन कमीशन अपनी उसमें ले लेते, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कस्टडी में ले लेते। जब वो सारा बैलेट पेपर उनके साथ है, तेले उनके साथ है, जिस पर हमारा ऑलरेडी एतराज़ है, तो क्या यकीन दहानी है कि ये वही चीज़ें हैं।
इसलिए हमने चीफ जस्टिस से अपील की है कि वो अब अज खुद नोटिस ले ले, इसलिए कि न सूबाई हुकूमत पर हमारा एतमाद है, न वहाँ के इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने में कामयाब हो गए हैं। अब आखिरी दरवाज़ा हमने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का कि इस मसले को खुद ही हैंडल कर ले और खुद ही अपने हाथ में लेकर इंसाफ कराची के आवाम को दे दे। अच्छा सर, जरा सा ये भी बता दें, क्योंकि जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे तो MQM ये कह के पीछे हट गई कि जी मरदमशुमारी भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पीपल्स पार्टी भी इस पर बात करती है, जमात इस्लामी क्या मौक़िफ़ रखती है और जितनी उसको वो अपनी रेड लाइन बता रहे हैं, आप कितना उस पर जोर देते हैं कि वाकई ये मसला ऐसा है जिसे हल होना चाहिए तभी मामलात आगे बढ़ें? देखिए, मरदमशुमारी पर हमारे कराची के दोस्तों को भी एतराज़ात है, उनकी भी तहफ़्फ़ुज़ात है, उन्होंने भी इस पर अपना मौक़िफ़ बयान किया है, लेकिन मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का ये मतलब नहीं है कि शहर के 3 करोड़ आबादी ने अपने मेयर के लिए, बल्दियाती निज़ाम के लिए वोट डाला हो और आप उसको इतना डिले कर ले कि यूँ लगता है कि इसमें भी साल गुजर जाएगा। जी। तो पीपल पार्टी ने अपनी तमाम तर वसाइल भी इस्तेमाल किए, फिर प्रेशराइज किया अमले को, उस सब कुछ के बावजूद हमारा अपना अंदाजा यही था कि पीपल पार्टी 45 से लेकर 50 तक हल्के जीत जाएंगे। अच्छा। लेकिन ये तमाम चीजें इस्तेमाल करके उन्होंने अपने फिगर बढ़ाने में कोशिश की, फिर भी अवाम ने उस पर एतमाद नहीं किया। अब हम ये चाहते हैं कि जिनको लोगों ने वोट दिया है कम से कम उस पर डाका न डाले, सब। अच्छा, लेकिन बात ये है और मुंतखब करने दें। इस वक्त सिलसिला ये है कि हम ये देख रहे हैं कि दोनों जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं। आपकी जानिब से बताया गया कि 40 से 45 ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें ले सकते थे, लेकिन अब यह है कि ऑन पेपर उन्होंने ज्यादा नशिस्तें ले ली और वो भी कहते हैं कि जी हमारा इसमें मैंडेट है। अब इसका हल क्या है? क्योंकि मैं कराची शहर में रहते हुए जब बाहर निकलता हूं तो मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, वही मसाइल जो पहले थे, सड़कों की टूट फूट से लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि इस निज़ाम के आने के बाद या किसी मेयर के आने के बाद उम्मीदें लगाई जा सकती थी कि हल हो जाएगा, लेकिन अभी स्टैंड स्टिल है। इसका कोई हल आपकी नज़र में है कि जो फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ मिल सके जिससे? प्यारे भाई, हम यही तो कहते हैं ना जी कि तमाम तजर्बात नाकाम हो गए हैं। अब एक ही रास्ता है कि शहरी हुकूमत कायम हो, मेयर का इंतखाब हो, इनको इख्तियारात मिले, फंड मिले और अवाम का पैसा अवाम पर खर्च हो। आप जो गिला करते हैं ना कि सड़कें खराब है, स्ट्रीट खराब है, लाइट खराब है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली का मसला है, रोजगार का मसला है, अस्पताल का मसला है, तालीमी इदारों का मसला है और स्ट्रीट क्राइम्स में मुसलसल इजाफा और ट्रैफिक। सच्ची बात यह है कि कराची से सक्कर आना आसान है, लेकिन कराची के एक सरे से लेकर दूसरे सरे तक जाना नामुमकिन हो गया है। अब कौन हल करेगा? होना तो चाहिए था कि ये मसाइल हल हो जाते, लेकिन हल नहीं हुआ। अब लोगों ने वोट इस्तेमाल किया है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इन ईमान के साथ यकीन दिलाता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी ठीक कर सकती है। हमारा एक तजर्बा भी है और हमारा मुशाहिदा भी है, हमारा एक बासलाहियत टीम भी हमारे साथ मौजूद है, पहले भी हमने डिलीवर किया है। तो प्यारे भाई, इस हुकूमत से हम यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के खातिर, कराची के खातिर जिनको अवाम ने वोट दिया है उस नतीजे को मत बदलो, सबूताज ना करो और अवाम को अपने मेयर मुंतखब होने के मौके दे दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब कहते हैं जी मसाइल का हल हमारे पास है और हमें पता है क्योंकि हमारे पास टीम भी है, लेकिन जी मेयर आएगा तो काम होगा ना। कब आएगा मेयर? कौन लाएगा मेयर? कैसे लाएगा मेयर? और अवाम के मसाइल के ऐसे ही पड़े रहेंगे या कोई उनका हल का भी सोचेगा? एक ब्रेक के अंदर हम सोचते हैं, आप ही सोचिए भाई। जाएं तो कहाँ जाएं? हैं सदफ अब्दुल जब्बार, कहाँ जाएं? मसला ये है कि यहाँ पर महंगाई अपनी जगह, बेरोजगारी अपनी जगह और मसले इतनी जगह, फ्रूट महंगा, सब्जी महंगी, रोटी महंगी, आटा महंगा और वो मिलता भी नहीं। और ऊपर से जो नोट हैं आपके पास वो भी आप शक की निगाह से देखें अब, क्योंकि वो भी अब असल नहीं है जनाब। तो ये पूरा एक कारोबार चल रहा है जी, एक गोरख धंधा हम इसे कहें तो गलत ना होगा। बाकायदा तौर पर नेटवर्क बना हुआ है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बैन सूबाई ग्रोह को बेनकाब किया। आप देख भी सकते हैं जी, यहाँ पर दिरहम भी है, जाली रियाल भी है, डॉलर्स भी हैं और ये कराची से जी स्मगल होते हैं, कराची में स्मगल किए जाते हैं। जाली नोट पेशावर में छपते हैं और ये वो कह रहे हैं कि खुसूसी 35,000 में फरोख्त जी भाई 35,000 रुपए दें और 1 लाख रुपए के जाली नोट ले लें और फिर उनको मार्केट में चलें। ईदी भी बांटनी होती है तो अच्छा, ईदी में तो चल जाते हैं। ईदी में चेक करें भाई। अच्छा नहीं भाई, ऐसा नहीं करना। जब किसी को ईदी ऐसे मैंने अपनी एक जो है वो
एक खाम खा की जाली ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन बात यह है कि भाई ये यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज में, यानी कि उस लाइट के जरिए खास तौर पर इनके अंदर थोड़ा सा चमक वगैरह का अंदाजा किया जाता है। आपको याद होगा हमने एक दफा सेगमेंट किया था स्टेट बैंक के ऑफिसर्स के साथ और उनके से हमने आगाही लेने की कोशिश की थी कि क्या क्या खास फीचर्स हैं। चले तो अफजल परवेज से हम जान लेते हैं कि मजीद वो हमें क्या बता रहे हैं, इस गिरोह ने क्या क्या उगला है, क्या क्या इंकशाफ किया। अफजल जरा बताइए, इतने लोगों का गिरोह है जो पकड़ा गया है और क्या बताते हैं, ये कब से कर रहे हैं काम? जी सदब, देखा जाए तो ये बहुत बड़ा गिरोह है जिसको गिरफ्तार किया गया है। देखा जाए तो शहर में जो है जाली करेंसी बड़े पैमाने पर फैली हुई थी। ये गिरोह गुज़िश्ता 8 माह से जो है कराची में सरगर्म था। FIA हो या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, वो इस कोशिश में थे कि इस नेटवर्क को किसी भी तरह पकड़ा जाए। देखा जाए तो एक खुफिया इत्तला मिली, SIU जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, उनको एक खुफिया इत्तला पर उन्होंने सराग बोर्ड के इलाके में कार्रवाई करी और 2 अफराद को गिरफ्तार किया जिनके नाम इमरान और शहीदुल्लाह थे। उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से गैर मुल्की जाली करेंसी जो कि ओरिजिनल लगती थी, जबकि पाकिस्तानी करेंसी भी पकड़ी। ताहम उनके सनसनीखेज इंकशाफात के बाद मालूम हुआ कि ये जो गिरोह है गुज़िश्ता 8 माह से कराची में सरगर्म है। तकरीबन जो है इस गिरोह का जो मेन सरगना है फैजुल्लाह है, जो पेशावर से लीड करता है। जाली करेंसी की स्मगलिंग में खवातीन अहम किरदार अदा करती हैं। पेशावर और इलाका गैर से कराची मुंतकिल करने में खवातीन का अहम किरदार होता है, जिसमें 12 से 13 खवातीन कराची जो है मुंतकिल करती हैं जो जाली करेंसी। देखा जाए तो जिसमें जो है जाली करेंसी के साथ साथ 2 मुल्जिमान उन्होंने बताया है कि मली, सरजानी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर और लिहारी के इलाकों में उन्होंने ये करेंसी मुख्तलिफ लोगों को फरोख्त की। ताहम उनकी गिरफ्तारी के लिए भी SIO और दीगर इदारे जो है मसरूफ नजर आते हैं। जी अच्छा जी, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया अफजल हमारे साथ जो थे। भाई बात ये है कि अब एक नोट, ये जो आप जल्दबाजी करते हैं ना, खासतौर पर पकौड़े वगैरह ये लेते रहते हैं, ऐसे में जल्द अज जल्द जो है वो आप करते ही है कि नोट लिया, बगैर गिने जेब में डाला। भाई नोट चेक कर लिया करें यार, ये बड़ा एक मसले की बात है। और ये जो खबीस किस्म के गिरोह जो इस वक्त एक्टिव हुए हैं ना, अल्लाह ही इनको पूछे, अल्लाह पूछे भाई। और जनाब एहतियात करें और चेक किया करें, ऐसे ही नहीं कि बस आपको नोट पकड़ा दिया, आपने जल्दी से वॉलेट में रख लिया, नहीं तो आपकी ईद खराब होगी, जिनको आप ईदी देंगे उनकी ईद खराब होगी। और फिर जाहिर है इसको कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगाना है, तो एहतियात कीजिए जी। हर चीज को पहले आप चेक करें, उसके बाद आप उसको लें और दें, ये वाला काम। बहुत शुक्रिया सदब जब्बार, थैंक यू सो मच अशफाक के साथ, बहुत खुशी हुई। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और आज 5वां रोजा बहुत लग रहा है, मुझे मैं चाहने मुझे बहुत सारे काम, मुझे चाहने सराहने और सदब को बर्दाश्त करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।